Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which I am discussing with you the powers of the State Bar Council, in which yesterday I have discussed that how the State Bar Council constitute the committees and the members of the State Bar Councils. So the next power in the continuance of the topic power of the State Bar Council, the next power is to maintenance the accounts, right? So what types or what powers of the State Bar Councils having to maintain the accounts, let's discuss today. सेक्शन 12 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, देखिए सेक्शन 12 जो है अधिवक्ता अधिनियम का, वो ये हमें बताता है कि स्टेट बार काउंसिल, प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, वो अपनी जो खाते की बुक्स हैं उनका निर्धारण करती हैं, उनको मेंटेन करती हैं। इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इस तरीके से उसका निर्धारण किया जाता है कि वो जो है एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में अगर उनका इंस्पेक्शन किया जाए तो वो अवेलेबल हों, ठीक है। इसके अलावा द अकाउंट ऑफ द बार काउंसिल इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर्स ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 at such times and in such manner as may be prescribed. इसके अलावा जो अकाउंट्स होते हैं और अकाउंट बुक्स होती हैं, उनका ऑडिट भी कराना ज़रूरी होता है। ऑडिटर जो होता है, क्वालिफाइड जो ऑडिटर होता है, उससे करवाया जाता है। और ऑडिटर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमें कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ये जो ऑडिट होता है ये 31 दिसंबर से पहले होना ज़रूरी होता है। इस ऑडिट की एक कॉपी जो होती है स्टेट बार काउंसिल इसकी एक कॉपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजती है, ठीक है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस सभी स्टेट्स की जब कॉपीज़ उनको मिल जाती हैं, ऑडिट रिपोर्ट जब मिल जाती हैं, तो वो उसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कराती हैं, ठीक है। एज सुन एज में भी प्रेस कर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखिए कि इस जो ऑडिट रिपोर्ट का जो पब्लिकेशन है, इसका पर्पज़ क्या है, तो ये मैं आपको बताऊं। इसका पर्पज़ होता है कि जो भी खर्चे हुए हैं उस ईयर में, एंटायर ईयर में, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक जगह पर इकट्ठा हो सके और उस जानकारी को एक्सेस किया जा सके, सामान्य लोग भी उसको देख सकें, क्योंकि वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुई है, तो उसकी एक्सेस एक कॉमन मैन तक भी होगी। तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को जज करने के लिए उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में पब्लिश किया जाता है। तो ये जो पावर होती है स्टेट बार काउंसिल की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है कि उसे अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं डे टू डे और डिफरेंट सेगमेंट्स में, उनका ब्यौरा रखना चाहिए ताकि उसकी समय पर ऑडिट हो और उसकी रिपोर्ट जो है वो BCI को सेंड की जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, देखिए प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट की, तो ये जो पावर है वो सेक्शन 35 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। अब इस पावर की जब बात चलती है कि अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई केस मान लीजिए आता है, तो उसे कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर मैं आपको एक केस बता रही हूँ। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम सिंह का केस है ये, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मिसकंडक्ट जो टर्म है ना, उसको एक्सप्लेन किया। देखिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो हमें समझ में आता है कि आपने आपके व्यवसाय से रिलेटेड जो है एथिक्स होती है। जब मैं आपको प्रोफेशनल एथिक्स ये जो पेपर पढ़ा रही हूँ, इसमें मैंने आपको बताया है इन डिटेल कि एडवोकेट के कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कि किस तरीके से वो बेंच के समक्ष रिप्रेजेंट करेगा, किस तरीके से वो अपने क्लाइंट्स के साथ डील करेगा, किस तरीके से वो अपोजिट पार्ट एडवोकेट और उसके क्लाइंट्स के साथ डील करेगा। तो ये सब प्रोफेशनल एथिक्स में आता है, प्रोफेशनल कंडक्ट में आएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम मिसकंडक्ट को डिफ़ाइन करना चाहें, तो ये केस बहुत ही अच्छे से बताता है
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन कनेक्शन विद द मिसकंडक्ट ऑफ द personnel in the police department but may be applied in determining whether or not conduct implies to misconduct. कोर्ट ने कहा कि मिसकंडक्ट कब माना जाना चाहिए और कब नहीं माना जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने इस केस में बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, इट मस्ट बी इम्प्रॉपर और रॉन्ग बिहेवियर, विलफुल इन कैरेक्टर फॉरबिडन एक्ट, a transgression of established or definite rule of action or code of conduct, but not mere error of judgment, carelessness और नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इन्होंने समझाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिसकंडक्ट में क्या क्या शामिल होगा। आपने नैतिक रूप से जो आपका व्यवहार जैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार वैसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपने जो व्यवहार किया है वो गलत है, इम्प्रॉपर है। तीसरी बात, आपने ऐसा व्यवहार जानबूझकर किया है जिससे किसी को ठेस पहुंची है, ठीक है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंतर्गत मिसकंडक्ट हम नहीं मानेंगे यदि किसी जजमेंट में कोई मामूली सी गलती हुई हो, कोई भूलवश लापरवाही हुई हो या भूलवश कोई उपेक्षापूर्ण कार्य हुआ हो, तो इसे हम मिसकंडक्ट नहीं मानेंगे। जहाँ देखिए विल नहीं होगी ना, जहाँ आपका मतलब मकसद नहीं था कि आप गलती करें लेकिन गलती हो गई फिर भी, तो वो मिसकंडक्ट नहीं है। लेकिन जहाँ आपका विल है कि मैं जानबूझकर किसी को अब्यूज़ कर रहा हूँ, तो वो विल है, वो मिसकंडक्ट होगा, ठीक है। तो मिसकंडक्ट को जो डिफ़ाइन किया वो इस केस में बहुत ही एलैबोरेटेड तरीके से डिफ़ाइन किया। तो ये केस आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद अगर हम ब्लैक्स डिक्शनरी की बात करें तो वहाँ मिसकंडक्ट के बारे में वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, Misconduct is the transgression of some established and definite rule of action। मतलब देखिए, a forbidden act, dereliction of duty, unlawful behavior, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होता है ब्लैक्स की डिक्शनरी का, लेकिन मैं आपको यहाँ साधारण भाषा में बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यवहार जो स्थापित रूल ऑफ एक्शन कि हमें किस तरीके से अपने कार्य करने हैं उसके विपरीत हो, ठीक है, और वो आचरण ऐसा हो जो माफ़ी के योग्य ना हो, ठीक है। आपका जो व्यवहार है, आपने जानबूझकर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया हो, ठीक है, तो ऐसे व्यवहार को जिसे लॉ जो है वो मान्यता नहीं देता, क्षम्य नहीं करता, वो मिसकंडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस केस ने जो है मिसकंडक्ट को बहुत ही इलेबोरेटेड फॉर्म में डिफ़ाइन किया। तो आप ये केस ज़रूर पढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।